तो भाई अभी लेक्चर 25 पार्ट 2 है सर। इसमें सिर्फ पूरा का पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, जहाँ पिछला बार तो एक बार रिवीजन हो चुका था, अब आगे का जो रिवीजन करवाए हैं सर। सर रिवीजन कहाँ से कराए हैं? पेज नंबर 158 से, ठीक है। वो 158 के पहले की रिवीजन करवा चुके हैं, अब 158 के बाद का है। तो देखो रिवीजन तो सर करवाए हैं, सही है, तुमको पूरा देखने का अभी जरूरत नहीं है। तुम क्या कर सकते हो कि सर का रिवीजन ना देख के जो कुछ कुछ ऐसा बात है जो रिवीजन में सर बोले हैं और हमको लगा कि तुमको एक बार याद कर, एक बार दिमाग में रखना चाहिए। क्या? पहला, सर रिवीजन स्टार्ट ही जब किया ना तो उसमें स्टार्ट किए थे रिक्लासिफिकेशन करके एक टॉपिक है उसका। तो उसमें सर बोले हुए हैं, बुक में सर मार्क कराए हैं, बुक में ये मार्क कराए हुए हैं कि हम लोग अगर कोई भी फाइनेंशियल एसेट है, कोई भी फाइनेंशियल एसेट है तो उसको रिक्लासीफाई कर सकते हैं। रिक्लासीफाई का मतलब कि जो भी मेथड से वो रिक्लासीफाई हो रहा था, एसीएम से, एफवीटी पीएल से, एफवीटी ओसीआई से, अगर ये तीनों से हो रहा था तो हम लोग उसको दूसरा अथी में मेथड से रिक्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक कोई एसेट एसीएम से हो रहा था, कुछ चेंजेस आए तो जैसे कि होल्ड टिल मैच्योरिटी से चेंज करके हम लोग उसको ट्रेडिंग में डाल रहे हैं, तो एसीएम से चेंज करके दूसरा में डालना होगा। तो ऐसा कोई भी फाइनेंशियल एसेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, चाहे कोई मेथड से हो रहा है। एसीएम से हो रहा है तो एसीएम से एवीटी ओसीआई कर सकते हैं, एवीटी पीएल चल रहा है तो एसीएम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी एसेट ओसीआई एनआर से हो रहा है तो उसको रिक्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ओसीआई एनआर कब यूज़ होता है? तो ओसीआई एनआर तब यूज़ होता है जब आप इक्विटी शेयर्स वाले डील कर रहे हैं। इक्विटी शेयर में सीधा एफवीटीपीएल आपको करना होता है, क्योंकि उसमें कभी भी सीसीएफसी टेस्ट में मेट नहीं होता है, तो सीधा एफवीटीपीएल कर लेना होता है। लेकिन एक ऑप्शन है कि अगर आप एफवीटीपीएल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ओसीआई एनआर कर सकते हैं, लेकिन वो नॉन रिवोकेबल ऑप्शन होगा। तो एक बार तुम ओसीआई एनआर में चले गए तो चाहे कुछ भी चेंज हो जाए तुम उसको फिर से रिक्लासीफाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए कोई भी मेथड से हो दूसरा मेथड जा सकते हो, लेकिन ओसीआई एनआर में हो तो दूसरा में नहीं जा सकते। सेम चीज़ ये सारा मेथड तो तुम्हारा फाइनेंशियल एसेट के लिए है। ये क्लासिफिकेशन मेथड एसीएम और वो सब जो भी है, एफवीटी ओसीआई एफवीटी पीएल, ये सब फाइनेंशियल एसेट के लिए है। लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए सिर्फ एक मेथड है, वो क्या है? एसीएम मेथड। बाकी का एफवीटी पीएल तो एक्सेप्शन है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी कभी हम लोग डिक्लासीफाई नहीं करते, ठीक है। अब उसके बाद तुम 33 मिनट पे, जब रिवीजन का 33 मिनट हो गया होगा तब तुम सर बोले होंगे डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट हम लोग पढ़े हैं अभी तक, पार्शियल डी रिकग्निशन और डी रिकग्निशन फाइनेंशियल एसेट का है। फाइनेंशियल लायबिलिटी का डी रिकग्निशन के बारे में सर बुक में पॉइंट आउट किए थे, बस पढ़ाए नहीं है, नोटबुक में नहीं लिखे। तो क्या होगा, तो तुम 33 मिनट में जब देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी है। डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब क्या था कि पेमेंट तुम दे रहे हो, पेमेंट दे दिए, जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी था तुम लोन लिए तो उसका पैसा दे दिए, तभी डी रिकग्नाइज हुआ। तो डी रिकग्नाइज कैसे हो सकता है? जब मॉडिफिकेशन ऑफ करते हैं। मॉडिफिकेशन क्या होता है कि वही लायबिलिटी का ही पेमेंट कर रहे होते हैं ना, उसको लेते हैं। तो सेम चीज़ है, डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी इज मॉडिफिकेशन काइंड ऑफ। तुम 33 मिनट में देख सकते हो, ठीक है। फिर एक और बात है, पेज 177 पे इलस्ट्रेशन 124 दिया हुआ है, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा बात लिखा हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है इसकी तरह। उसके पीछे वाला पेज पे जो दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 पेज 33.94, एग्जैक्ट उसकी तरह, कुछ खास नहीं है, सिर्फ दो चीज़ है जो उसको बड़ा कर रहा है। पहला, मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन दो चीज़ में डिवाइड होता है, एक पार्ट ए बिफोर मॉडिफिकेशन, पार्ट बी आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो बिफोर मॉडिफिकेशन तुमको एक चीज़ नया करना है, क्या कि तुमको कैश फ्लो का वर्किंग नोट बनाना है। क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल भी पेमेंट हो रहा है इंस्टॉल अथी में, जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एक साथ जा रहा है, तो तुमको पता है जब भी प्रिंसिपल जाएगा इंस्टॉलमेंट में तो उसके लिए वर्किंग नोट कैश फ्लो बनाना होता है, तो वो तुमको बनाना है, एक वो एक्स्ट्रा है। और दूसरा क्या है कि जब तुम आफ्टर मॉडिफिकेशन इस क्वेश्चन का बना लोगे तो वहाँ पे आफ्टर मॉडिफिकेशन में तुमको जब चेक करते हो स्टेप 1 चेकिंग की मतलब सब्सटेंशियल है कि नहीं मॉडिफिकेशन, वो जब चेक करते हो तो तुमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट ओल्ड ईयर निकालना होता है। तो जो कैश फ्लो है ना वो भी तुमको, जो फ्यूचर कैश फ्लो है जो मॉडिफिकेशन के बाद नया जो कैश फ्लो आने वाला है वो तुमको दिया हुआ नहीं है, इसलिए उसमें भी तुमको वर्किंग नोट बनाना होगा। तो एक वो है, यही दो उसमें बड़ा है और कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, एक मिनट, अब आ जाओ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट पे। डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में आता है इम्बेडेड डेरिवेटिव्स, उसका क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 119 पेज नंबर 205, ठीक है।
एम्बेडेड डेरिवेटिव्स में दो बनता है अकाउंटिंग, एक होस्ट अकाउंटिंग, एक डेरिवेटिव्स का अकाउंटिंग। तो तुमको क्या बोले हुए हैं अभी तक जो हम बताए हुए थे कि डेरिवेटिव्स का जो भी एम्बेडेड, जब डेरिवेटिव अकाउंटिंग करोगे तो उसमें सर एक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं क्या, कि तुमको एक रेट फिक्स करना चाहिए था जो तुम फिक्स नहीं किए हो, और नहीं फिक्स किए उसकी वजह से कुछ लॉस या प्रॉफिट हो रहा है उसको तुमको रिकग्नाइज करना होता है। यही तुमको बोलते हैं। लेकिन फिर ये भी बोल देते हैं कि उतना दिमाग मत लगाओ कि ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ करने का जरूरत नहीं है, सीधा एक जो रेट उसमें जो होस्ट अकाउंटिंग में रेट यूज़ किया कौन सा, फॉरवर्ड रेट जो डे वन को एक्सपेक्ट किए थे वही ले लो और उसके साथ ऊपर नीचे करके चले जाओ। लेकिन एक बात क्लियर नहीं किए थे क्या, बोल तो दिया कि ये वाला रेट ले लो, ये फॉरवर्ड रेट तुम ले लिया। जैसे कि तुम ये वाला जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो इलस्ट्रेशन 119 उसमें तुम रेट है 55 रुपया फॉरवर्ड रेट, ठीक है। और जैसा हम बोले कि कॉन्सेप्ट यूज़ मत करो, सिर्फ सोच लो कि 55 रुपया ही लेना है और ऊपर नीचे कंपेयर करना है, ठीक है। तुम 55 रुपया रेट ले लिया, ठीक है। और उसके बाद पहला 31 मार्च को क्या हो रहा है कि मार्केट का रेट मतलब कि ये तो हमारा 55 क्या है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 जून को ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कब कर रहे हैं 1 जनवरी को, उस दिन एक्सपेक्ट किए कि 30 जून को हमारा फॉरवर्ड रेट 55 रुपया हो, तो उसी रेट से हम लोग होस्ट अकाउंटिंग करते हैं। एम्बेडेड वाला में आते हैं तो यही वाला रेट यूज़ करते हैं क्या, 1 जनवरी को जो यूज़ किए, 1 जनवरी को जो सोचे थे कि 30 जून को होगा वो वाला रेट यूज़ करेंगे, वो रेट ले लिए, ठीक है। अब आ रहा है 30 जून से पहले आ रहा है क्या 31 मार्च, तो 31 मार्च को स्पॉट रेट कुछ दिया हुआ है और 31 मार्च को एक्सपेक्ट किया हुआ है कि 30 जून को, एक तो 1 जनवरी को एक्सपेक्ट किए थे, एक 31 मार्च को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1 जनवरी को एक्सपेक्ट किए कि 30 जून क्या होगा, अब 31 मार्च को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 जून क्या होगा, राइट। तो हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, जो एक्सपेक्ट किए हैं वो ना, 31 मार्च को क्या स्पॉट रेट है हमको उससे क्या मतलब है, हमको उससे मतलब नहीं ना। हम 30 जून को 1 जनवरी को जो एक्सपेक्ट किए थे और 31 मार्च को जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दोनों किसके लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30 जून के लिए ना। तो जो एक्सपेक्ट किए उससे मतलब है, 31 मार्च को स्पॉट रेट है उससे मतलब नहीं है। तो 31 मार्च को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 45 रुपया, एक्सपेक्ट किए 45 रुपया, और हम लोग अभी जो होस्ट अकाउंटिंग से लेके आए हैं 55 रुपया। तो ठीक है, तुमको तो 55 रुपया है और 45 रुपया है, तो तुमको डिफरेंस 10 रुपये का लग रहा है, लेकिन 10 रुपये का प्रॉफिट है कि लॉस है वो कैसे समझ में आएगा। सर यही चीज़ को समझने के लिए कॉन्सेप्ट दिए थे जो हम अभी तक इग्नोर कर रहे थे, क्या कि क्या बोले थे कि अगर होस्ट में सेल हो रहा है, होस्ट में अगर सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि मशीन बेच रहे हैं, तो डेरिवेटिव्स में तुम सेल करोगे करेंसी का। अगर होस्ट में खरीदने का कोई सामान खरीदने का तुम बात कर रहे हो तो इसमें भी करेंसी खरीदने का, तो इसमें तुम अभी ये वाला क्वेश्चन में सेल का है कि सेल कर रहा है इक्विपमेंट, सेल इक्विपमेंट कर रहा है होस्ट में, तो करेंसी भी अब डेरिवेटिव्स में बेचेगा ही, ठीक है। तो अब हम लोग दिमाग लगाते हैं कि हम लोगों को करेंसी बेचना है, हम लोगों को कौन सा रेट फिक्स करना चाहिए था, रेट फिक्स नहीं किया लेकिन करना कौन सा चीज़ चाहिए था 55 रुपया, क्योंकि होस्ट में तो वही यूज़ किया, तो 55 रुपये एक्सपेक्ट हम लोगों को फिक्स कर देना चाहिए था। मतलब 55 रुपये फिक्स करने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या किए कि $1 हम लोग 55 रुपये में खरीदने का हम लोग फिक्स कर सकते थे, $1 खरीदने मतलब सॉरी $1 बेचने का हमको 55 रुपये मिलता है, क्योंकि सेल का करेंसी कर रहे हैं। तो $1 मेरा हम जब सेल किए हैं इक्विपमेंट सेल करेंगे तो तुमको पैसा आएगा, लेकिन डॉलर्स में आएगा, डॉलर्स मेरे पास आ गया तो करेंसी में तुमको उसको डॉलर्स मेरे को क्या करना है, तो डॉलर्स को बेचना होगा, डॉलर्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, राइट। यही कॉन्सेप्ट सर दिए थे, इसलिए सर बोलते कि अगर सेल इक्विपमेंट कर रहे हो तो सेल करेंसी करना होगा। अभी सेल इक्विपमेंट की तो पैसा है तो करेंसी भी तो हम सेल ही कर रहे हैं ना, जब करेंसी सेल किए तुम तो उधर से तो आईएनआर आएगा, इधर से डॉलर भेज रहा आईएनआर, तो हम लोग रेट किस पे फिक्स कर सकते थे, हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि तो हम तुमको हम बोलते कि हम $1 तुमको देंगे, कंट्री बाहर वाला फॉरेन हमको 55 रुपया देगा, इस पर हम लोग फिक्स कर सकते थे। लेकिन 31 मार्च को क्या पता चल रहा है कि नहीं, अब हमको $1 का सिर्फ 45 रुपया हमको मिलेगा, तो ये तो लॉस है। क्यों लॉस है कि हमको पहले अगर फिक्स कर लेते तो 55 रुपया मिलता $1 का, अब हम अगर नहीं फिक्स किए हैं तो हमको कितना मिलेगा 45 रुपये से मिलेगा। दोनों अभी 31 मार्च को नहीं मिलेगा, 30 जून को ही मिलेगा, लेकिन दोनों तो एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहे थे हम, तो 10 रुपये का लॉस हो गया। इससे पता चला कि लॉस हुआ, बेचो। हमको जब कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि चलो कॉन्सेप्ट समझे क्या कि बेचना है, तो जब बेचना है तभी तो पता चला कि अगर अभी हमको जब बेचते तो 55 रुपया आता और अभी हमको बेचेंगे तो 45, तो 10 रुपये का लॉस है। अगर इसको उल्टा तरीका से हम लोग सोचते, सिर्फ पता चल उल्टा तरीके से सोच लेते कि खरीदना है, तो पहले हमको 55 रुपया मिलने वाला, 55 रुपया में हम खरीदने वाले थे, अब हमको 45 रुपये में मिल रहा है, तो तुम्हारा प्रॉफिट हो जाता, तो ये गलत हो जाता, आंसर तुम उल्टा बना देता। तो यही चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है समझना, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, ठीक है। और एक पेज नंबर 212 पे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन नहीं है, पेज 212 पे अथी पे है,
पेज नंबर 211 पे है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें 2 को रेट दिया हुआ है, जिस दिन शायद 30 सितंबर को है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो है 71, थियरी क्वेश्चन में 71 और नीचे ग्राफ में 72। एक ही दिन का 2 रेट दिया हुआ है। तो हम लोग दोनों रेट यूज़ कर रहे हैं। पहला रेट हम लोग 71 का तब यूज़ कर रहे हैं, 72 का तब यूज़ कर रहे हैं जब होस्ट अकाउंटिंग करेंगे, और जब डेरिवेटिव्स अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोग 71 यूज़ करेंगे। इसीलिए देखो वहाँ पे लिखा हुआ हुआ है, जब तुम पेज 212 पे देखोगे नीचे जब लिखा है 30 सितंबर को DFA अकाउंट टू OCI 76 - 71, 72 नहीं, क्यों? वहाँ पे देखो बॉक्स में लिखा हुआ है हेयर इट कुड बी 72 एज टेकन इन होस्ट अकाउंटिंग बट वी हैव नॉट टेकन। वही तुम आगे पेज 213 पे एक बॉक्स देखोगे जिसमें लिखा हुआ है कि 100 × 76, जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है 76, उसमें 7600 हमको मिलना चाहिए था, लेकिन हमको मिल कितना रहा है 500 रुपया अभी डेरिवेटिव्स का और 7200 होस्ट का, 7700 मिल रहा है। तो 100 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा है? 100 रुपये का डिफरेंस इसलिए आया है ताकि हम लोग होस्ट में अलग स्पॉट रेट लिए हैं और इसमें डेरिवेटिव्स में अलग स्पॉट रेट लिए हैं। और ये पूरा रिवीजन के बाद एक ही बात हम बोलना चाहेंगे कि जब क्वेश्चन बनाने बैठना, जब अभी इसके बाद जब एक बार हम लोग पढ़ लेंगे पूरा, तब क्या करना कि पहले जो भी हम वीडियो बनाए हैं ना, पहले वो उसको देखना, और देखने के बाद एक लेक्चर के बाद क्वेश्चन बनाओ, एक लेक्चर के बाद क्वेश्चन बनाओ, ऐसे करके पूरा क्वेश्चन बनाना, ठीक है? जब पूरा चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा तब जाके अगर तुमको टाइम मिले तो सर का लेक्चर देख लेना, नहीं तो सर का लेक्चर तुम सेकेंड टाइम जब रिवाइज करोगे तब भी देख सकते हो। ओके, बाय बाय।